नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां 3 मासूम जिंदगियों ने एक रहस्यमयी गेम की बेदी पर दम तोड़ दिया। साथ ही बात करेंगे मणिपुर की, जिसे नया सीएम मिल गया है, और बात करेंगे 7 समंदर पार से आई उस एपस्टीन फाइल के सच की, जिसने कई दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी है। और आखिर में बात करेंगे लोकतंत्र के मंदिर की, जहां आज चर्चा कम और शोर ज्यादा सुनाई देने लगा है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पास, पीएम मोदी नहीं दे पाए चर्चा का जवाब। नड्डा का राहुल गांधी को अब दूध बालक कहना गलत, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कर्मचारियों को बकाया डीए का 25% देने का आदेश। संसद में पीएम पर हमले की साजिश, मनोज तिवारी और कंगना रनौत का विपक्ष पर बड़ा आरोप। लोकसभा में बजट पर शुरू नहीं हो सकी चर्चा, जोरदार हंगामा, कार्यवाही हुई स्थगित। पीएम के साथ कुछ भी हो सकता है, लोकसभा में बोले ओम बिरला। कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव अकेली लड़ेगी, बोले पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद। चाइनीज माजे से हुई मौत को मर्डर माना जाएगा, सीएम योगी का प्रशासन को दिए सख्त निर्देश। सोने चांदी में नहीं रुक रही गिरावट, 1,51,127 रुपया प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 503 अंक टूटा, निफ्टी 25,700 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी की वो काली रात जिसने 3 मासूम जिंदगियों को निगल लिया। 3 बहनें एक साथ, मौत का चुनाव और एक ऐसा रहस्यमयी गेम जिसने असल जिंदगी को एक डरावनी फिल्म बना दिया। क्या ये महज खुदनसी या माफ करिएगा, क्या ये महज खुदकुशी है या फिर मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपी किसी गहरी साजिश का नतीजा? आज इस केस की उन परतों को खोलेंगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। गाजियाबाद में 16, 14 और 12 साल की 3 सगी बहनों की मौत ने सबको सन्न कर दिया है। शुरुआत में इसे ऑनलाइन गेम की लत बताया गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, ये कहानी और भी उलझी नजर आ रही है। 18 पन्नों का सुसाइड नोट और एक डायरी पुलिस के हाथ लग गई है, जो इन बच्चियों के दिमाग में चल रहे तूफान की गवाही दे रही है। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। पहले लगा था कि तीनों ने एक साथ छलांग लगाई, लेकिन अब पता चला कि 2 बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बालकनी से छलांग लगाई। सवाल उठता है कि अगर फैसला सामूहिक था तो जगह अलग क्यों थी? क्या आखिरी वक्त में उनके बीच कोई अलग बातचीत हुई थी? पिता चेतन कुमार के मुताबिक तीनों बहनों को एक टास्क वेस्ट कोरियन लव गेम की सनक थी। ये दिन भर मोबाइल में डूबी रहती थी। पिछले 2 साल से उन्होंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। वे साथ में नहाती थीं, साथ टॉयलेट जाती थीं और हर वक्त एक दूसरे पर निर्भर थीं। बच्चियां अक्सर कोरिया जाने की बातें किया करती थीं। इतना ही नहीं, जहां स्टूल रखकर तीनों बहनें कूदी थीं, उस कमरे की दीवारों में जगह जगह पेंसिल से स्क्रैच बने हुए थे। कहीं स्लोगन लिखे थे तो कहीं कुछ तस्वीरें। ज़्यादातर चीज़ों को लिखने के बाद उन पर क्रॉस का निशान बने हुए थे, यानी उन्हें काट दिया गया था। वहीं जिस कमरे में 3 बहनें रहती थीं, वहां फर्श पर फैमिली फोटो चिपका रखी थी। पिता चेतन गुजर ने बताया कि बेटियां अक्सर कहती थीं कि हम लोगों को कोरिया जाना है। गेम में कुल 50 टास्क थे। ऐसे में पुलिस को शक था कि गेम के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया गया था, जहां उन्हें आभासी रिश्तों का लालच दिया गया था। आपको बता दें, जिस रात ये हादसा हुआ, घर में माता पिता के अलावा उनकी मौसी भी मौजूद थी। पिता का कहना है कि वे पानी पीने के बहाने उठी और कमरा अंदर से लॉक कर लिया। बीच वाली बहन खुद को बॉस मानती थी और बाकी दोनों उनकी बात मानती थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्राची के एक फैसले ने बाकी 2 बहनों को मौत की खाई में धकेल दिया? उत्तर प्रदेश पुलिस अब इस मामले को सिर्फ आत्महत्या नहीं मान रही है। साइबर टीम कई पहलुओं पर काम कर रही है, जैसे
चैट हिस्ट्री, एप्स और डिलीट किए गए डेटा की जांच, डायरी के 18 पन्ने में लिखे एक एक शब्द का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। और क्या पिता की फटकार ही आखिरी वजह थी या इसके पीछे लंबे समय से मानसिक शोषण चल रहा था? वहीं ये कोरियन लव गेम क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल कोरियन लव गेम एक ऑनलाइन गेम है। ये इंटरनेट पर चलने वाले ऐसे ऑनलाइन चैट सिस्टम का नाम है जिसमें सामने वाला खुद को कोरियन या विदेशी लड़का लड़की बताकर बात करना शुरू करता है। ये गेम सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए फैलता है। शुरुआत में सामने वाला दोस्ती और प्यार की बातें करता है। आसान टास्क दिए जाते हैं ताकि भरोसा बन जाए। धीरे धीरे टास्क बढ़ते जाते हैं, मानसिक दबाव बनने लगता है। कई मामलों में बात ना मानने पर डराया भी जाता है, जिससे खेलने वाला व्यक्ति तनाव में आ जाता है और इसका व्यवहार बदलने लगता है। आपको बता दें, कुछ इसी तरह का गेम ब्लू व्हेल भी था, जिसमें कई बच्चों की जान गई। इसके बाद इसे भारत में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ब्लू व्हेल चैलेंज गेम को सुसाइड गेम भी कहा जाता था। ये एक ऑनलाइन गेम था जिसमें भाग लेने वाले को एक चैलेंज दिया जाता था। इस गेम में 50 स्टेप्स हैं जो धीरे धीरे कठिन होते जाते हैं। शुरुआत में ये टास्क सिंपल होते हैं, लेकिन आखिरी स्टेप में खुद को नुकसान पहुंचाने के साथ कठिन होते जाते हैं और कई प्रतिभागी के सुसाइड पर जाकर खत्म होते हैं। इस गेम को भारत सरकार ने 2017 में बैन कर दिया था। देखा जाए तो मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और लगातार वीडियो देखने की लत बच्चों के स्वभाव को पूरी तरह बदल रही है। स्क्रीन से हर वक्त जुड़े रहने के कारण बच्चों की एकाग्रता कम होती जा रही है। आजकल के बच्चों में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, जिद्दी हो जाना, बड़ों की बात न मानना और अकेले रहना पसंद करने जैसे लक्षण तेजी से उभर रहे हैं। सबसे डरावनी स्थिति तब होती है जब इससे मोबाइल वापस लिया जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे बेचैन हो जाते हैं और कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जैसा कि इन तीनों बच्चियों ने किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस खतरे को पहचान पा रहे हैं? जब बच्चे असल दुनिया से कटकर मोबाइल की आभासी दुनिया को ही सच मान लेते हैं तो नतीजे घातक हो सकते हैं। अपने बच्चों को इस डिजिटल जाल से बचाने के लिए आपको ध्यान देना जरूरी है। दरअसल आजकल के ज़्यादातर गेम्स में इनबिल्ट चैट और मैसेजिंग फीचर्स होते हैं। ये वह दरवाज़ा है जहां से कोई भी अनजान व्यक्ति आपके बच्चे के दिमाग तक आसानी से पहुंच जाता है। ऐसे में हमेशा चेक करें कि आपका बच्चा गेम के दौरान किससे बात कर रहा है। छोटे बच्चों के लिए चैट फीचर्स वाले गेम्स को पूरी तरह नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। वही टास्क और चैलेंज आधारित गेम्स बच्चों के दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि उन्हें जीत के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। अगर बच्चा खुद को कमरे में बंद करने लगे, छोटी सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाए या नींद और भूख कम कर दे, तो समझ जाइए कि गेमिंग अब लत बन चुकी है। ऐसे में डांटने की बजाय संवाद का रास्ता चुनें। वहीं कई गेम्स बच्चों को नए लेवल या कॉइन्स खरीदने के लिए उकसाते हैं और धीरे धीरे एक गंभीर जुए की तरह ले जाते हैं, जुए के पास ले जाते हैं, जब बच्चे आर्थिक और मानसिक रूप से फंस जाता है। अगर आपका बच्चा गेम पर पैसे खर्च करने की जिद करे तो उसके पीछे के व्यापारिक तंत्र और खतरों के बारे में प्यार से समझाइए। बेशक बच्चों की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन अगर वह नाबालिग है और उसके व्यवहार में संदिग्ध बदलाव दिख रहे हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राइवेसी से बढ़कर है। साथ ही समय समय पर उनके फोन की जांच जरूर करें। आपको बता दें, इन सब बढ़ती घटनाओं को देखते हुए 2025 में संसद से एक ऐसा ही कानून निकला था। जी हां, 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हुआ था। इस कानून का सबसे बड़ा प्रहार उन गेम्स पर है जिन्हें हम गेम ऑफ स्किल के नाम पर खेलते हैं, लेकिन असल में वे पैसे की दांव थी। आपको बता दें, फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर और ऑनलाइन लॉटरी जैसे तमाम मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स अब पूरी तरह बैन लगेगा। इतना ही नहीं, सरकार अब इन गेम्स को बढ़ावा देने वालों को बख्शने के मूड में नहीं है। बिल के तहत सजा का सख्त प्रावधान भी है। पहली बार उल्लंघन पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, दोबारा गलती पर 5 साल की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना।
दरअसल सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल करीब 45 करोड़ भारतीय इन गेम्स के जाल में फंसकर लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। कर्नाटक में पिछले 31 महीने में हुई 32 आत्महत्याओं का सीधा संबंध ऑनलाइन मनी गेम से पाया गया। ये बिल न केवल वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा, बल्कि उन मासूमों की जान भी बचा पाएगा जो कर्ज के दलदल में फंसकर आत्मघाती कदम उठाते हैं। आपको बता दें, वर्तमान में भारत की गेमिंग इंडस्ट्री लगभग 32,000 करोड़ की है, जिसका 86% राजस्व रियल मनी गेम से आता है। अनुमान था कि 2029 तक ये मार्केट 80,000 करोड़ रुपए का पहुंच जाएगा, लेकिन अब सरकार के मुनाफे से ऊपर लोगों की जान को कीमत चुकानी पड़ रही है, या यूं कहें अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ रही है। देखा जाए तो गाजियाबाद की घटना एक चेतावनी है हर उस माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के साथ में मोबाइल थमाकर बेफिक्र हो जाते हैं। क्या डिजिटल दुनिया हमारे बच्चों को असल जिंदगी से इतना दूर ले जा रही है कि उन्हें मौत आसान लगने लगी है? पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही उस गेम का सच सामने आएगा जिसने 3 हंसते खेलते चेहरों को खामोश कर दिया। सतर्क रहें, अपने बच्चों से बात करें। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। मणिपुर की सियासत में करीब 1 साल से पसरा सन्नाटा बुधवार को लोक भवन की तालियों की गड़गड़ाहट से टूट गया। हिंसा की आग और अविश्वास के धुएं के बीच मणिपुर में आखिरकार लोकतंत्र की बहाली हो ही गई। जी हां, युमनाम खेमचंद सिंह राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये केवल एक शपथ ग्रहण नहीं था, बल्कि मणिपुर के उस जख्मी इतिहास को भरने की कोशिश है जो मई 2023 से लिखा जा रहा था। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने जैसे ही खेमचंद सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, राज्य में फरवरी 2025 से लागू राष्ट्रपति शासन औपचारिक अंत हो गया। केंद्र सरकार ने कुछ ही घंटे पहले अधिसूचना जारी कर राष्ट्रपति शासन हटाया था, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब दिल्ली की कमान से ज्यादा इफ़ाइल के अपने नेतृत्व पर भरोसा जताया जा रहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार केवल मुख्यमंत्री नहीं बदला, बल्कि मणिपुर की सामाजिक दरार को पाटने के लिए एक त्रिकोणीय सुरक्षा कवच तैयार किया है। शपथ ग्रहण में जो चेहरे दिखे वे राज्य के जातीय संतुलन की कहानी बयान कर रहे थे। भाई खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ नेमचा किपगेन एल दीखो ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह इफाल स्थित लोक भवन में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दरअसल 65 वर्षीय भाई खेमचंद सिंह को मंगलवार को नई दिल्ली में हुई बैठक में पहले ही भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था, जिसके बाद उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता घोषित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह को शपथ लेने के लिए बधाई दी है। दरअसल एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो विभाजनकारी न लगी। खेमचंद के पक्ष में ये बातें गेम चेंजर साबित हुई। 2017 से 2022 तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सदन चलाया, फिर मंत्री के रूप में शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे अहम विभाग संभाले। उन्हें सिस्टम की रग रग का पता है। खेमचंद को आरएसएस का करीबी और भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही माना जाता है। पूर्वोत्तर में वैचारिक पकड़ बनाए रखने के लिए वे दिल्ली की पहली पसंद बने। हिंसा के चरम दौर में भी खेमचंद एकमात्र मेतई नेता थे जिन्होंने दिसंबर 2025 में कुकी राहत शिविरों का दौरा किया था और बच्चों को गोद में लेकर सहानुभूति जताई थी। उनकी ये सॉफ्ट पावर ही उन्हें वीरेन सिंह से अलग बनाती है। इतना ही नहीं, वो 2 दशक की सक्रिय राजनीति के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार या पक्षपात का कोई भी दाग नहीं है। हालांकि देखा जाए तो सीएम का भले ही फूल मालाओं से स्वागत हो रहा हो, लेकिन खेमचंद सिंह के लिए आगे की राह बेहद पथरीली है। उनके सामने कई अग्नि परीक्षाएं हैं। सबसे पहले तो ये कि मैतई और कुकी समुदाय के बीच जो नफरत पैदा हुई है उसे बातचीत की मेज पर लाना। दूसरा, 60,000 से अधिक लोग अभी भी राहत शिविरों में नरकीय जीवन जी रहे हैं। नरकीय जीवन जी रहे हैं। उनके वापस उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाना
और घरों का पुनर्निर्माण कराना प्राथमिकता होगी। साथ ही हिंसा के दौरान लूटे गए हथियारों का बड़ा हिस्सा अभी भी खुले में है। सुरक्षा और शांति के लिए इन हथियारों को जमा कराना अनिवार्य है। घाटी और पहाड़ी इलाकों के बीच आवाजाही अभी भी सीमित और डरावनी है। व्यापार और सामान्य जीवन के लिए रास्तों को सुरक्षित खोलना होगा। वहीं अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में एक साल के छोटे कार्यकाल में उन्हें जनता का खोया हुआ भरोसा जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की हैट्रिक पक्की करनी है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए युमनाम खेमचंद सिंह को सियासी अनुभव का राजनीतिक लाभ मिला, क्योंकि पार्टी को वीरेंद्र सिंह जैसे नेता के विकल्प की तलाश थी। वो 2 बार के विधायक 2017 और 2022 में सिग्जुमामई सीट से चुनाव जीते। 2017 में वे मणिपुर विधानसभा के स्पीकर बने और पूरे 5 साल तक रहे। इसके बाद 2022 में चुनाव के बाद बीरेंद्र सिंह सरकार में मंत्री बने। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगर प्रशासन, आवास विकास और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय का जिम्मा संभाला। साथ ही मणिपुर की सियासत में 2 दशक से भी ज़्यादा समय के से सक्रिय हैं। 2013 में राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद से लगातार विधायक बनते रहे। मंत्री पद से लेकर विधानसभा के स्पीकर तक की कुर्सी संभाली। आपको बता दें, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मई 2023 में हिंसा की शुरुआत हुई थी। इसमें अब तक करीब 260 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य में करीब 2 साल तक हिंसा न रोक पाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। बीरेन सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन खत्म होने की आखिरी तारीख है। वहीं मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल 2027 तक है। इसीलिए पार्टी की कोशिश थी कि राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले नई सरकार का गठन हो जाए। फिलहाल मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के 37 विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 32 सीटें मिली थीं, जबकि जेडीयू के 5 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। देखा जाए तो मणिपुर आज एक दोहराए पर खड़ा है। एक तरफ हिंसा का कड़वा अतीत है, तो दूसरी तरफ एक अनुभवी नेता के नेतृत्व में सुनहरे भविष्य की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सितंबर 2025 की मणिपुर यात्रा ने जो शांति की जमीन तैयार की थी, उस पर अब खेमचंद सिंह को विश्वास की इमारत खड़ी करनी है। बीजेपी का ये मैतेई मुख्यमंत्री प्लस कुकी और नागा डिप्टी सीएम वाला फार्मूला अगर जमीन पर सफल रहा तो ये न केवल मणिपुर बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। फिलहाल इफाल की सड़कों पर सतर्कता है, लेकिन उम्मीदों की लौ भी जल रही है। खेल के मैदान में राजनीतिक के अखाड़े तक का सफर तय करने वाले ताइक्वांडो खिलाड़ी खेमचंद सिंह के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन मैच है। रेफरी जनता है और समय केवल 1 साल है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज हम उस सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने सिलिकॉन वैली से लेकर व्हाइट हाउस तक और अब भारत के सियासी गलियारों में भी सुनामी ला दी है। क्या दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बिल गेट्स का चेहरा वो नहीं जो हम देखते आए हैं? क्या जेफरी एप्स्टीन की उन काली फाइलों में बंद राज अब दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों की नींद हराम करने वाले हैं? 30 लाख पन्ने, 2000 वीडियो और एक ऐसा नाम जो अब तक के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिक स्कैंडल का केंद्र बना रहा। ऐसे में आज हम बात करेंगे बिल गेट्स के उस पछतावे की, ट्रंप के बचाव की और भारत में छिड़े उस राजनीतिक घमासान की जिसने एप्स्टीन फाइल्स को घर घर की चर्चा बना दिया है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स आजकल अपनी तकनीकी के लिए नहीं बल्कि एक खौफनाक अतीत के लिए चर्चा में हैं। जेफरी एप्स्टीन ये वो नाम है जिसे सुनते ही रईसों के माथे पर पसीना आ जाता है। इसके दस्तावेजों ने एक बार फिर बिल गेट्स को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दावों के मुताबिक एप्स्टीन ने ईमेल ड्राफ्ट में बिल गेट्स और रूसी महिलाओं के बीच अवैध संबंधों का कच्चा चिट्ठा तैयार कर रखा था। लंबे समय की चुप्पी तोड़ते हुए बिल गेट्स ने अब अपनी गलती मान ली है।
लेकिन एक बड़े ट्वीट के साथ, जी हां, बिल गेट्स का कहना है कि एप्स्टीन ने मिलना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने साफ किया है कि एप्स्टीन उन्हें ग्लोबल हेल्थ प्रोजेक्ट के बहाने बड़े निवेशकों से मिलाने का झांसा दे रहा था। लेकिन आपको बता दें, ये आग केवल बिल गेट तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका न्याय विभाग ने जैसे ही 30 लाख पन्नों का पिटारा खोला, अमेरिका की राजनीति के दिग्गज भी इसकी चपेट में आ गए। दस्तावेजों में 1990 के दशक की एक घटना का जिक्र है, जहां एप्स्टीन ने एक कम उम्र की लड़की की तरफ इशारा करते हुए ट्रंप से विवादित सवाल किया था। हालांकि ट्रंप ने हमेशा ही किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है और व्हाइट हाउस ने उन्हें इतिहास का सबसे पारदर्शी राष्ट्रपति करार दिया है। वहीं बिल क्लिंटन ने से लेकर किम जैगर और माइकल जैक्सन जैसे नाम भी इन फाइलों में तैर रहे हैं। हालांकि जांचकर्ताओं का कहना है कि नाम होना ही अपराध का सबूत नहीं है, लेकिन इसने इन हस्तियों की सामाजिक साख पर बड़ा बट्टा लगा दिया है। इतना ही नहीं, इस विवाद की तपिश ने 7 समंदर पार भारत में भी राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 2017 के इजराइल दौरे का जिक्र होना शर्मनाक है। उन्होंने सीधे पीएम से 3 सवाल दागते हुए जवाब मांगा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर पलटवार किया है। सरकार ने रिपोर्टों को मनगढ़ंत बातें बताते हुए कहा कि उन्हें पूरे तिरस्कार के साथ खारिज कर देना चाहिए। मंत्रालय ने साफ किया कि इजराइल दौरा एक आधिकारिक कूटनीतिक कार्यक्रम था और इसे किसी अपराधी की कहानियों से जोड़ना बेबुनियाद है। आपको बता दें, जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका काला साम्राज्य रह रह कर बाहर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अभी लाखों पन्नों की जांच बाकी है। कई पन्नों पर अभी भी काली स्याही फिरा दी गई है, जो इशारा करती है कि कई बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश अभी भी जारी है। तो देखा आपने एप्स्टीन फाइल्स की वो हकीकत जिसने दुनिया के आदर्शों की तस्वीर धुंधली कर दी है। बिल गेट्स का पछतावा, ट्रंप की सफाई और भारत में छिड़ा ये जुबानी जंग, ये सब इशारा कर रहे हैं कि अभी कुछ और भी बाकी है, जो काली स्याही के नीचे दबा हुआ है। क्या आने वाले दिनों में और भी बड़े चेहरे के बेनकाब होंगे? क्या ये फाइल्स दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की किस्मत बदल देगी? खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। संसद के गलियारों में आजकल लोकतंत्र की मर्यादा, तीखी सियासत का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जहां संवाद पर हंगामा पूरी तरह हावी रहा। लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने एक सुर में नारेबाजी करते हुए बेल का रुख कर लिया। विपक्षी सांसदों के भारी शोर शराबे और तख्तियों के बीच सदन की स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि स्पीकर ओम बिरला को कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। जब सदन दोबारा शुरू हुआ तब भी नज़ारा नहीं बदला। हंगामे की इसी गूंज के बीच स्पीकर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सीधे वोटिंग के लिए रख दिया और बिना किसी लंबी चर्चा या प्रधानमंत्री के संबोधन के इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस चर्चा का जवाब देना था, लेकिन विपक्ष के अड़ियल रुख और शोर के कारण पीएम की स्पीच के बिना ही ये औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके साथ ही पीएम के संबोधन को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर विराम लग गया। दूसरी ओर राज्यसभा के भीतर का माहौल भी किसी सियासी अखाड़े से कम नहीं था। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि वहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने उन्हें तुरंत टोकते हुए याद दिलाया कि दूसरे सदन के घटनाक्रम की चर्चा यहां नहीं की जा सकती। नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने खड़गे पर सीधा हमला बोलते हुए नसीहत दी कि आप अपनी पार्टी को किसी अबोध बालक का बंधक मत बनाइए और स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी चलाइए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे, लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर सदन की कार्रवाई को बाधित किया। इन सियासी झड़पों के बीच राज्यसभा में एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दा भी गूंजा।
आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने देश में बच्चों के गायब होने की भयावह तस्वीर पेश की। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए सदन को झकझोर कर रख दिया कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है और दिल्ली इस मामले में पहले नंबर पर है। उन्होंने मुंबई और कोलकाता के चिंताजनक आंकड़े रखते हुए सरकार से इस दिशा में कठोर कदम उठाने की गुहार लगाई। कुल मिलाकर आज सदन का दिन बार, पलटवार और हंगामे की भेंट चढ़ गया, जहां जनता के मुद्दों की गूंज राजनीतिक शोर में गुम हो रही है। आज खबरें अब तक में हमने देखा कैसे एक आभासी दुनिया का गेम असल जिंदगी के रिश्तों को निगल गया, तो दूसरी तरफ राजनीति के अखाड़े में मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, चाहे वो गाजियाबाद की 3 बहनों की दुखद दास्ता हो या मणिपुर में शांति बहाली की नई चुनौती। हर खबर हमें आगाह कर रही है कि जागरूक रहना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।